नमस्ते बच्चों। आदर्श ईंधन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आदर्श ईंधन एक ईंधन जो है, आदर्श ईंधन कब होगा? जब ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होगा? अधिकतम। तो आदर्श ईंधन जो है उसका ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए? अधिकतम। ऊष्मीय मान अधिकतम होना चाहिए। दूसरा क्या आता था? ज्वलन ताप। ज्वलन ताप कैसा होना चाहिए? न्यूनतम। तो आदर्श ईंधन कब कहलाएगा? जब किसी ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम, ज्वलन ताप न्यूनतम तथा जो दहन की दर है, दहन जो है उसकी जलने की जो दर है वो संतुलित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? आदर्श ईंधन कहेंगे। तो किसी भी ईंधन के आदर्श होने के लिए ऊष्मीय मान अधिकतम होना चाहिए, ज्वलन ताप कैसा होना चाहिए? न्यूनतम, और दहन की दर कैसा होना चाहिए? संतुलित। और जब उस ईंधन को जलाएं तो जलाने के पश्चात किसी भी प्रकार का अवशेष, किसी भी प्रकार का जो अवशेष है उसकी मात्रा ना रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? आदर्श ईंधन। तो आदर्श ईंधन होने के लिए, किसी भी ईंधन का आदर्श ईंधन यदि हम उसको मानेंगे तो उसके लिए ऊष्मीय मान अधिकतम होना चाहिए, ज्वलन ताप न्यूनतम होना चाहिए, दहन की दर संतुलित होनी चाहिए और जलाने के पश्चात किसी भी प्रकार का अवशेष नहीं बचना चाहिए। तो जलाने के पश्चात, ठीक, जलाने या हम कह सकते हैं जलने, जलने के पश्चात ज़्यादा अच्छा रहेगा। जलने के पश्चात अवशेष शेष नहीं। तो जलने के पश्चात जो अवशेष है वो शेष नहीं रहेगा। जलने के पश्चात अवशेष शेष नहीं। अब एक आदर्श ईंधन है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो आइए हम देखते हैं आदर्श ईंधन की विशेषताएं। आदर्श ईंधन की विशेषताएं। पहला, क्या विशेषता हो सकती है? पहला, आप क्या बोल रहे हैं कि आदर्श ईंधन का ऊष्मीय मान क्या है? अधिकतम हो। तो पहला विशेषता ये हो जाएगा कि जो ईंधन हो, जो ईंधन आदर्श होगा उसका ऊष्मीय मान उच्च होगा। तो उच्च ऊष्मीय मान का हो तथा ज्वलन ताप कैसा होना चाहिए? न्यूनतम, या हम बोलेंगे कम। तो पहला विशेषता हो जाएगा उच्च ऊष्मीय मान का हो, उच्च ऊष्मीय मान का हो तथा ज्वलन ताप
कम हो। पहला जो आपका हो गया आदर्श ईंधन की विशेषता, उच्च ऊष्मीय मान का हो और ज्वलन ताप जो है वो कम हो। दूसरा, दहन की दर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, दहन की दर संतुलित होना चाहिए। दूसरा जो है दहन की दर संतुलित होनी चाहिए। तो दूसरी विशेषता यह होगी, दहन की जो दर है वो संतुलित होनी चाहिए। और क्या हो सकता है, आदर्श ईंधन की विशेषता और बताइए। क्या हो सकता है, तीसरा, उसको ठीक करना, नीचे वाला वो रे पलट गया ना ऊपर, उसको नीचे कर, चिपकाना। नीचे वाला, नीचे, हाँ चिपका दे, चिपका दे, टेप लगा। हाँ, तो दूसरा क्या है, दहन की दर संतुलित होनी चाहिए। तीसरा क्या हो सकता है, ईंधन का जो हम ईंधन जो प्रयोग में ला रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, पूर्ण दहन होना चाहिए। तो ईंधन का पूर्ण दहन होना चाहिए, या हम कहेंगे कि ईंधन का पूर्ण दहन हो तथा दहन के पश्चात क्या नहीं रहना चाहिए, अवशेष। तो दहन के पश्चात कोई अवशेष ना रहे। तो ये हो गया तीसरी विशेषता। अब चौथी विशेषता यदि हम देखें तो जो आदर्श ईंधन है उसका हमको यदि भंडारण करना है, तो भंडारण मतलब रखना है, तो आदर्श ईंधन को रखने के लिए क्या चाहिए, स्थान। तो इसका जो भंडारण है, जो स्थान है, उसमें अधिक स्थान की आवश्यकता न हो। तो भंडारण के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता ना हो। तो आप उसको जिस स्थान पे रखेंगे तो अधिक स्थान यदि लेगा तो वो अच्छा ईंधन होगा क्या, ज़्यादा स्थान घेरेगा तो एक आदर्श ईंधन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो भंडारण के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता न हो, ये भी इसके अंतर्गत आएगा। और सबसे जो मुख्य है, पांचवा विशेषता, वो है आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। आसानी से हमें उपलब्ध हो और क्या हो, किफायती हो। ये जो पांचवा जो मुख्य विशेषता है हमारी जो आदर्श ईंधन की है, वह है आसानी से उपलब्ध हो
आसानी से उपलब्ध हो तथा कैसा होना चाहिए, किफायती हो। इस प्रकार और बहुत सारे आप विशेषताएं लिख सकते हैं आदर्श ईंधन की। तो आदर्श ईंधन की विशेषताएं मुख्य 5 यदि आप याद रखें तो पहला, उच्च ऊष्मीय मान का हो, ऊष्मीय मान अधिकतम होना चाहिए, ज्वलन ताप न्यूनतम या कम होना चाहिए। आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो पहला जो विशेषता है उच्च ऊष्मीय मान का हो तथा ज्वलन ताप जो है वो कम हो। दूसरा, ईंधन की जो दर है वो संतुलित होनी चाहिए। मतलब संतुलित मतलब एक समान रूप से वह होनी चाहिए। ईंधन का पूर्ण दहन हो, जो ईंधन आप प्रयोग में लाएंगे वो ईंधन का पूर्ण दहन हो। दहन के पश्चात कोई भी अवशेष शेष नहीं बचना चाहिए, ये हमारी तीसरी विशेषता है। चौथा, भंडारण के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता न हो और आसानी से वो उपलब्ध हो तथा किफायती हो। ये हमारा आदर्श ईंधन की विशेषताएं हैं। तो एक आदर्श ईंधन जो है वो ईंधन के ऊष्मीय मान, ज्वलन ताप तथा दहन की दर पर निर्भर करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका टॉपिक है वो है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के बारे में हम अध्ययन करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, नाम से स्पष्ट है, नाभिक में जो ऊर्जा होगी वो कहलाएगी नाभिकीय ऊर्जा। तो अगला आपका जो टॉपिक है वो है नाभिकीय ऊर्जा। तो आप जानते हैं कि परमाणु हैं, परमाणु में नाभिक होता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आप जानते होंगे कि कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन हैं उस नाभिक के कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो एक हमारा जो परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और जो परमाणु है उसके केंद्र में स्थित जो नाभिक है, परमाणु है उसका केंद्र है, उसमें जो स्थित नाभिक है उस नाभिक में असीमित ऊर्जा का भंडार है। परमाणु के नाभिक में कहाँ पे है वो, केंद्र में। उस केंद्र में असीमित ऊर्जा का भंडार है। उस असीमित ऊर्जा के भंडार को हम क्या कहते हैं, कौन सी ऊर्जा कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है, परमाणु के यदि हम देखें तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं
इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में नाभिक को परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में नाभिक को घेरे रहते हैं। परमाणुओं के केंद्र पर परमाणुओं के केंद्र में स्थित असीमित ऊर्जा का भंडार है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो हम कहेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में नाभिक को घेरे रहते हैं, परमाणुओं के केंद्र में स्थित असीमित ऊर्जा का भंडार कहाँ पे है? परमाणुओं के केंद्र में। ये आपको याद रखना है कि परमाणुओं के केंद्र में स्थित जो नाभिक है उसमें असीमित ऊर्जा का भंडार है। तो परमाणुओं के केंद्र में स्थित कौन है? नाभिक। तो परमाणुओं के केंद्र में स्थित नाभिक जिसमें असीमित ऊर्जा का भंडार है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा नाभिक में असीमित ऊर्जा का भंडार है जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब ये जो नाभिकीय जो ऊर्जा है वो दो अभिक्रियाओं से प्राप्त की जाती है। दो अभिक्रिया होती हैं जिनसे आप नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कितनी अभिक्रिया हैं नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने की? दो अभिक्रियाएं हैं। दो अभिक्रियाएं हैं नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने की। पहला नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, और दूसरा नाभिकीय संलयन। तो यदि हमको नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करनी है तो हम नाभिकीय विखंडन के माध्यम से और नाभिकीय संलयन के माध्यम से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती क्या है। पहला जो हमारा अभिक्रिया है वो कौन सा है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन। तो
तो नाभिकीय विखंडन, नाम से स्पष्ट है, नाभिकीय मतलब नाभिक में विखंडन, विखंडन होना मतलब टूटना। तो एक यदि भारी नाभिक है वो टूट जाए, उसको हम किसी तरीके से विखंडित कर दें, तो जब हम विखंडित करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसमें से क्या निकलेगी? ऊर्जा। तो वो ऊर्जा क्या कहलाएगी? नाभिकीय विखंडन। तो आइए हम नाभिकीय विखंडन के बारे में देखते हैं। तो नाभिकीय विखंडन जो कि नाभिक में, परमाणु के नाभिक में, केंद्र में हम उसे विखंडित करते हैं, तो कहेंगे कि एक जो भारी नाभिक है, एक जो भारी नाभिक है जिस पर मंद गति से, गति कैसी होनी चाहिए? मंद, न्यूट्रॉनों की यदि हम बमबारी करें, तो एक भारी नाभिक हो उसमें हम मंद गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी कराएं, मतलब न्यूट्रॉन उस पे हम छोड़ दें, एक निश्चित वेग से छोड़ दें, तो वो जो भारी जो नाभिक है वो न्यूट्रॉनों से क्या होगा? क्या हो जाएगा? विखंडित हो जाएगा। तो एक जो भारी नाभिक पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की यदि बमबारी कराई जाती है, तो उससे दो हल्के नाभिक का निर्माण होता है, दो हल्के नाभिक विखंडित हो जाते हैं। तो एक जो भारी जो नाभिक है वो दो हल्के नाभिकों में विखंडन हो जाता है, और इसके साथ अत्यधिक मात्रा में, जैसे ही वो विखंडित होते हैं, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो जो हमारा नाभिकीय विखंडन है, इसमें एक भारी नाभिक है, उसमें हम किसकी? मंद गति से एक भारी नाभिक पर मंद गति से किसकी बमबारी? न्यूट्रॉनों की बमबारी। यदि हम कराएं तो लिखेंगे एक भारी नाभिक पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी कराने पर, बमबारी करने से, न्यूट्रॉनों की बमबारी करने से दो हल्के नाभिक में क्या हो जाएगा? विखंडित हो, तो क्या होगा? विखंडित हो जाता है तथा अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी करने से दो हल्के नाभिक में विखंडित हो जाता है तथा अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब इस जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया है, इसके लिए हमको किसी ईंधन की आवश्यकता होगी। कोई ईंधन होगा जिसे हम क्या करेंगे? जिस पर हम न्यूट्रॉनों की बमबारी कराएंगे। तो इसके लिए जो उपयुक्त ईंधन है वो है यूरेनियम। तो नाभिकीय विखंडन जो अभिक्रिया है, इसके लिए उपयुक्त ईंधन जो है वो है यूरेनियम। उपयुक्त ईंधन कौन सा है? यूरेनियम। इस
इस नाभिकीय विखंडन के लिए उपयुक्त ईंधन जो है वो यूरेनियम है। और इस यूरेनियम का जो निर्माण है हाइड्रोजन के द्वारा होता है। यूरेनियम का जो निर्माण है वो हाइड्रोजन जो है उनके संलयन से होता है। यूरेनियम जो है वो दो रूपों में पाया जाता है। यूरेनियम कितने रूपों में पाया जाता है? दो रूपों में। इसके दो रूप हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं समस्थानिक यूरेनियम 238, यूरेनियम 238। और दूसरा जो होता है इसका रूप, पहला जो है वो समस्थानिक यूरेनियम 238 और दूसरा इसका रूप है समस्थानिक, हम बोलते हैं समस्थानिक यूरेनियम 235। तो यूरेनियम के जो दो रूप हैं, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। यूरेनियम जो 235 है इसमें जो नाभिक है, यूरेनियम 235 जो परमाणु है, भारी नाभिक है यूरेनियम 235। इसके अंदर 92 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं? 92 प्रोटॉन इस यूरेनियम 235 नाभिक के अंदर पाए जाते हैं और 143 न्यूट्रॉन, 143 न्यूट्रॉन इस यूरेनियम 235 जो कि इस नाभिकीय विखंडन के लिए उपयुक्त ईंधन है, इसके अंदर नाभिक में पाए जाते हैं। तो यूरेनियम जो 235 है इसके अंदर 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। और ये जो यूरेनियम 235 जो है इसमें नाभिक में जो आकर्षण है, नाभिकीय आकर्षण बल जिसको कहते हैं, नाभिकीय आकर्षण बल एवं स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, दो बल से ये बंधे होते हैं। जो भारी नाभिक है इस नाभिक में नाभिकीय आकर्षण बल, कौन कौन सा बल पाया जाता है? नाभिक आकर्षण बल और स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल। इन दो बलों से ये जो भारी नाभिक है वो आपस में बंधे हुए होते हैं, संतुलन की अवस्था में होते हैं। अब हम इस जो भारी नाभिक है उस पर क्या करते हैं? मंद गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं। तो आइए अब इनका जो यूरेनियम 235 यदि हम भारी नाभिक को लें और उस पर न्यूट्रॉनों की यदि बमबारी कराएं तो कितने नाभिक में वो विखंडित हो जाना चाहिए? दो हल्के नाभिकों में विखंडन होना चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए? ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए। तो किस प्रकार से यह क्रिया होती है, किस प्रकार से नाभिकीय विखंडन की घटना होती है, उस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? यूरेनियम 235। तो हमारे पास
यूरेनियम क्या होना चाहिए 235 और क्या होना चाहिए एक जो न्यूट्रॉन। तो ये हमारा है यूरेनियम 200 कितना 35। तो यूरेनियम 235 इसमें कितने होते हैं 92 या 92 प्रोटॉन होते हैं। तो यूरेनियम 92 235 हम ऐसा लिखेंगे। ये क्या है यूरेनियम 235, ये हो गया यूरेनियम 235। अब इसमें क्या चाहिए हमको न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को n से दर्शाते हैं 0 1। तो ये हो गया आपका एक न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन। अब इन दोनों में क्या कराएंगे हम बमबारी कराएंगे। तो कौन सी घटना होगी नाभिकीय विखंडन। तो यहां पे हम लिख देंगे नाभिकीय विखंडन। तो ये नाभिकीय क्या हो गया विखंडन। अब जब ये विखंडित होंगे तो कितने नाभिक बनने चाहिए 2। तो पहला जो बनेगा वो होगा बेरियम। बेरियम 139 और 56। तो ये हो जाएगा बेरियम। और साथ में क्रिप्टॉन जिसको हम Kr से प्रदर्शित करते हैं क्रिप्टॉन। और इसको हम लोग परमाणु इनका जो संख्या है 94 और 36 से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा आपका क्रिप्टॉन। और साथ में क्या होगा एक भारी नाभिक क्या बनाता है 2 हल्के नाभिक। और साथ में अत्यधिक मात्रा में क्या होती है ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। साथ में जब यूरेनियम 235 नाभिक में एक न्यूट्रॉन की हम बमबारी कराते हैं तो नाभिकीय विखंडन होता है। अब एक न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के साथ क्या हुआ आपस में ये बमबारी में टकराए तो क्या हुआ विखंडित हुआ। 2 नाभिक पहला बेरियम और दूसरा क्रिप्टॉन। साथ में ऊर्जा उत्पन्न हुई और साथ ही साथ एक न्यूट्रॉन जो है वो जब यूरेनियम 235 से टकराता है विखंडित होता है तो साथ में 3 और न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से 3 अपने साथ और ये न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से यदि हम इसको समीकरण के रूप में देखें तो यूरेनियम का जो एक भारी नाभिक है एक न्यूट्रॉन से क्रिया करता है विखंडन करता है। साथ में बेरियम क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन मुक्त करता है। अब ये 3 जो न्यूट्रॉन हैं ये 3 न्यूट्रॉनों का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। यूरेनियम जो 235 है उसमें एक न्यूट्रॉन बमबारी किया कितने में हो गया वो 2 नाभिक बनाया और क्या बनाया 3 न्यूट्रॉन। अब आगे जो ऊर्जा और उत्पन्न होगी उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा ये 3 न्यूट्रॉन। तो 3 जो न्यूट्रॉन हैं अगले यूरेनियम से क्या करेंगे विखंडित होंगे। तो ये जो 3 न्यूट्रॉन है अगले यूरेनियम 3 यूरेनियम के लिए हो जाएगा। तो यदि हम इसको चित्र के माध्यम से देखें तो किस प्रकार से होगा आइए देखते हैं। तो ये पहला आपका यूरेनियम है, ये हो गया यूरेनियम 92 235। ठीक, इस पे आप क्या किए इस पे एक न्यूट्रॉन लिए। ठीक, क्या क्या बना बेरियम और क्रिप्टॉन। तो ये एक बन गया ऊपर Ba बेरियम और ये हो गया Kr क्रिप्टॉन। ठीक है, साथ में कितने न्यूट्रॉन बन रहे हैं 3। ये पहला, ये दूसरा
और ये तीसरा। तो ये पहला हो गया आपका न्यूट्रॉन N01, दूसरे को भी N01 और ये तीसरा भी N01। तो यदि हम इसको चित्र के रूप में देखें तो ये एक आपका यूरेनियम 235 है, ये आपका एक न्यूट्रॉन है जो कि विखंडन के पश्चात 3 न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो गया, 2 हल्के नाभिक बनाया और साथ में ऊर्जा उत्पन्न हुआ। अब ये जो 3 जो न्यूट्रॉन हैं, ये अगले यूरेनियम, अगला जो आपका और यूरेनियम होगा 235, ठीक, ये भी अगले जो यूरेनियम होगा 235 से, ये अगला जो होगा यूरेनियम 235 से ये क्रिया करेगा। तो ये अगला यूरेनियम के लिए हुआ तो कितना क्या क्या उत्पन्न होगा? 2 हल्के नाभिक होंगे, कौन कौन से? बेरिलियम और क्रिप्टॉन होगा। साथ में कितना उत्पन्न करेगा ये? 3 और न्यूट्रॉन N01 N01 N01। उसी प्रकार से ये इसमें विखंडित होकर क्या बनाएगा? बेरियम और क्रिप्टॉन। साथ में कितना कितना होगा? 3, ये N01, 3 न्यूट्रॉन। उसी प्रकार से ये यूरेनियम भी कितना बनाएगा? बेरियम और क्रिप्टॉन। साथ में कितना होगा? 3, N01, तो ये 3 न्यूट्रॉन। अब फिर क्या होगा? ये जो है फिर पुनः यूरेनियम के साथ 235 के साथ क्रिया करते जाएगा और ये जो श्रृंखला है, ये जो श्रृंखला है वो क्या होगा? चलती चली जाएगी और काफी अत्यधिक मात्रा में क्या होगा? उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो एक जो यूरेनियम है भारी नाभिक है, जिसको आप न्यूट्रॉन से बमबारी कराते हैं, तो न्यूट्रॉन से जैसी वो बमबारी कराते हैं नाभिकीय विखंडन होता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में वो परिवर्तित हो जाता है। साथ में 3 जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और ये न्यूट्रॉन जो है अगले यूरेनियम से फिर क्रिया करते चले जाते हैं। लगातार यह श्रृंखला चलती चली जाती है और इसे हम श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, इसे हम नाभिकीय विखंडन जो है श्रृंखला चैन के रूप में एक बन रही है। तो नाभिकीय विखंडन का जो पहला प्रकार है वो है नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, या हम इसे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नियंत्रण नहीं है। ये यूरेनियम न्यूट्रॉन से, फिर ये यूरेनियम न्यूट्रॉन से, फिर ये आगे जो है अनियंत्रित रूप से ये चलती जा रही है। तो नाभिकीय जो विखंडन है उसकी जो पहला जो प्रकार है उसे हम कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया, जो कि अनियंत्रित होता है और नियंत्रित होता है, सीमित होता है। तो 2 प्रकार का ये होता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरा है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इनका जब विखंडन होता है, इनका जब विखंडन होता है तो इनके साथ में कम तरंगदैर्ध्य की गामा किरणें भी उत्पन्न होती हैं। जब इनका नाभिकीय विखंडन होता है तो कम तरंगदैर्ध्य की गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। तो ये जब क्रिया होती है अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा तो उत्पन्न होती है, लेकिन कम तरंगदैर्ध्य की गामा किरणें भी ये उत्पन्न करती हैं। ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है, ये जो श्रृंखला है जिसे हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं,
ये दो प्रकार का होता है। पहला अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरा नियमित या सीमित श्रृंखला अभिक्रिया। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। तो पहला जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है वो आपके सामने यहाँ प्रदर्शित है। देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से यह जो क्रिया है वो लगातार अनियंत्रित रूप से चलती चली जाएगी। तो यहाँ पे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में है। तो जो श्रृंखला अभिक्रिया है, श्रृंखला अभिक्रिया ये कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। पहला जो होगा वो आपका कैसा होगा? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया पहला हम लिख देते हैं अनियंत्रित, और दूसरा जो होगा वो कैसा होगा? नियंत्रित। या सीमित। तो दो प्रकार की श्रृंखला अभिक्रिया होती है। पहला अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरा जो होती है वो नियंत्रित या सीमित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में आप जैसे देखें, अभी जो यूरेनियम 235 भारी नाभिक है उसमें न्यूट्रॉनों की आपने क्या किया? बमबारी कराए, जिससे दो हल्के नाभिक का निर्माण हुआ, बेरियम और क्रिप्टॉन। साथ में 3 न्यूट्रॉन मुक्त हुए और उससे ऊर्जा उत्पन्न हुई। और यह जो क्रिया है लगातार क्या होते जाता है? चलता चला जाता है। तो जैसे जैसे ये क्रिया चलती चली जाती है, असंख्य मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। अब ये ऊर्जा जो है काफी अधिक संख्या में यदि हो जाए, इनका जो ऊर्जा है लगातार बढ़ता चला जाए, ठीक है, काफी संख्या में ये यूरेनियम न्यूट्रॉनों से परस्पर टकराते जाएं, ऊर्जा उत्पन्न होती जाए, तो क्या होगा? ऊर्जा अत्यधिक बढ़ती चली जा रही है, तो धीरे धीरे इस ऊर्जा का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे यह ऊर्जा क्या हो जाएगी? काफी अधिक हो जाएगी। और परमाणु बम आप जानते हैं, है ना? परमाणु बम जानते हो ना? तो परमाणु बम क्या होता है? यही तो है परमाणु बम। यूरेनियम से न्यूट्रॉनों को यदि हम बमबारी कराते जाएं तो क्या होगा? काफी संख्या में, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती जाएगी और एक समय के पश्चात यह विनाशकारी हो जाएगा और परमाणु बम का रूप ले लेगा। तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में एक समय के पश्चात ये क्या कहलाएगा? ये परमाणु बम का रूप ले लेगा। और आप जानते भी हैं कि किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। कहाँ गिराया गया था परमाणु बम? जापान के कौन कौन से शहर? हिरोशिमा और नागासाकी। तो ये जो परमाणु बम है
वो काफ़ी क्या है, विनाशकारी है, खतरनाक है। ये यदि जिस जगह पे गिरा दिया जाए, जैसा अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया है, वहाँ पे उस बम का जो प्रभाव है आज भी है। तो ये बम जहाँ पे भी गिरा दिया जाए, वहाँ का जो मानव जीवन है वो तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। साथ में जो भविष्य के जो जीवन यापन यदि करने वाले लोग हैं, उनमें कई प्रकार के अनुवांशिक रोग उत्पन्न करने वाला ये रेडियो एक्टिव पदार्थ उस वातावरण में मौजूद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो परमाणु बम है ये काफ़ी विनाशकारी हैं, खतरनाक हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जिसमें हम बोलते हैं अमेरिका के द्वारा जापान के किसमें, हिरोशिमा व नागासाकी। तो परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा व नागासाकी में गिराया गया था, और वहां पे अब आनुवांशिक रोग उत्पन्न हो गया है। तो ये जो श्रृंखला है, ये अनियंत्रित श्रृंखला यदि हम कराएं, यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की बमबारी कराएं और अनियंत्रित कराएं, लगातार कराएं, तो ही ये परमाणु बम का रूप धारण कर लेगा। तो हम क्या करें, एक ऐसी व्यवस्था करें जिसमें ये जो न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन कितने न्यूट्रॉन बना रहा है, 3 न्यूट्रॉन, फिर 3 अगला कितना बना रहा है, 3 3 6 3 9 न्यूट्रॉन बना रहा है। तो इन न्यूट्रॉनों को यदि हम अवशोषित कर लें, जैसे एक जो न्यूट्रॉन है वो 3 न्यूट्रॉन मुक्त कर रहा है, 3 में से 2 न्यूट्रॉनों को यदि हम अवशोषित कर लें, केवल एक ही न्यूट्रॉन शेष रहे, ठीक है। तो ऐसी जो व्यवस्था है वो नियंत्रित या सीमित श्रृंखला अभिक्रिया के अंतर्गत आती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अवशोषक छड़ के द्वारा न्यूट्रॉनों का अवशोषण करते हैं। अवशोषक छड़ द्वारा न्यूट्रॉनों का अवशोषण ये हम करते हैं, और उसे हम क्या करते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। और यह अभिक्रिया जो है नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से की जाती है। नाभिकीय रिएक्टर, तो नाभिकीय जो रिएक्टर है एक उपकरण है जिसमें 2 न्यूट्रॉनों को हम क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, और एक न्यूट्रॉन के द्वारा हम बमबारी कराएंगे। तो इस प्रकार से अवशोषक छड़ द्वारा न्यूट्रॉनों का जो अवशोषण किया जाता है, जिससे श्रृंखला नियमित और सीमित हो जाती है। और इसका जो हम उपयोग है वो कहाँ करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से करते हैं। इस नाभिकीय रिएक्टर में हम ऊर्जा को क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और उसका हम प्रयोग करते हैं। उससे विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं। तो 2 अभिक्रिया है, अनियंत्रित और नियंत्रित। अनियंत्रित में लगातार चलती रहती है, नियंत्रित और सीमित जिसमें अवशोषक छड़ के द्वारा न्यूट्रॉनों का अवशोषण करते हैं और ऊर्जा प्राप्त होती है। धन्यवाद।